16 जनवरी से देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसका टीका लगाया जाएगा, उसके बाद दूसरे लोगों का वैक्सीनेशन होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। तो आइए आपको सीधे लैब में लेकर चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय डॉक्टर के साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत सीधे आपको लैब से बताएंगे इस वैक्सीन और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। भारत में कोविड की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, जो लोग जानना चाहते हैं। मेरे साथ उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए दो विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता और स्वाति महेश्वरी जी। डॉक्टर डीके गुप्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट लगाता है, आप उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये वैक्सीन होती क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, तो वैक्सीन एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती होती है। उसमें जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रोवोक करता है और एंटीबॉडी जो मेमोरी सेल को डेवलप करता है, सो दैट अगर जब भी आपको कभी नेचुरल इन्फेक्शन हो उस समय आपको उस बीमारी से बचा सके। डॉक्टर स्वाति, कोई भी वैक्सीन जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो क्या काम करती है, किस तरह रिएक्ट करती है? देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि हमें स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन हो गया है, कोई कीटाणु या जीवाणु हमारे शरीर के अंदर घुस गया है, तो ऐसे समय में हमारा शरीर तुरंत, हमारे सेल्स होते हैं, अगर आपने खून की अगर हम संरचना को देखें तो खून में हमारे एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं शरीर में, एक हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनमें ये ताकत होती है दुश्मन को पहचानने की, कि हमारे शरीर में जो कीटाणु या जीवाणु बाहर से घुसा है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि ये हमारा दुश्मन है। तो इसको पहचानने की क्षमता जो होती है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होती है। वो फिर धीरे धीरे इसके अगेंस्ट, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जैसे कि सरहद पर लगी आर्मी होती है जो ये पहचानती है कि दुश्मन कौन सा है और उसके अगेंस्ट हमें गोला बारूद अपना चलाना है, ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स ये जानते हैं कि ये हमारा दुश्मन है और इसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, यानी कि एंटीबॉडीज बनानी है जो कि इस जीवाणु या कीटाणु को मारे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वैक्सीन बनती कैसे है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या तरीका होता है और इसकी स्टेजेस क्या क्या है? बिल्कुल, तो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप है वो है वायरस को आइसोलेट करना। मींस वायरस को प्रयोगशाला के अंदर देखना, उसका जीनोम क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, सो दैट हमें पता लग जाए कि वायरस कैसा है और उसको हम कल्चर कर सकें, उत्पन्न कर सकें प्रयोगशाला के अंदर, और उस वायरस से फिर हम वैक्सीन को डेवलप कर सकें। तो एक तो सबसे पहले होता है वायरस को आइसोलेशन प्रयोगशाला के अंदर। नंबर 2 स्टेप होता है, उसमें हम करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। मीन्स एनिमल्स के अंदर उसको डाल के देखते हैं वायरस को, जैसे रैट है, गिनी पिग है, पिग्स हैं, कैटल्स हैं, उनमें डाल के देखते हैं कि उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है, मतलब उसका प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने की उस वायरस के अंदर कितनी शक्ति है। यानी कि पहले इंसानों पे नहीं होगा? पहले इंसानों पे नहीं होता, पहले एनिमल्स पे करते हैं और उसके बाद फेज 1 ट्रायल करते हैं जो इंसानों पे होता है, और इंसानों के बहुत छोटे नंबर पे होता है, 10 से लेके 100 व्यक्तियों का कोहॉर्ट होता है। डॉक्टर स्वाति, ये बताइए कि ट्रायल पे जिन लोगों पे भी ये इस्तेमाल होती है तो देखा क्या जाता है शरीर में उनके, या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं? देखिए, बहुत सारे हमारे खून के ऐसे मापदंड होते हैं जिनको कि हम ब्लड टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने जो वायरस का कीटाणु या हमने वायरस का जीनोम, जो भी पार्ट हमने वायरस का ऐसा शरीर के अंदर डाला है जिससे कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना चाहते हैं, उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ा है, क्या कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है शरीर पर, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है शरीर को, और जो हम उससे एंटीबॉडीज बनाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि शरीर अपने आप को सुरक्षित कर सके, क्या वो तत्व शरीर के अंदर उत्पन्न हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये सभी चीज़ें हम ब्लड टेस्टिंग के द्वारा, कभी एक्सरे के द्वारा, हमारे पास जो इतनी सारी डायग्नोस्टिक पद्धतियां हैं उनके द्वारा हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, हम जो वैक्सीन बना रहे हैं वो सुरक्षित है, उससे कोई ऐसा दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर नहीं पड़ रहा, और जिस पर्पज से हम बना रहे हैं कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हों, वो डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो वो इतनी मात्रा में है या नहीं कि शरीर को सुरक्षित रख सके, जिसको कि हम एफिकेसी बोलते हैं। यानी कि अगर एंटीबॉडीज कम मात्रा में बन रही हैं तो वो शायद शरीर को सुरक्षित ना रख पाए, ऐसी स्थिति में वैक्सीन कारगर नहीं है। लेकिन अगर शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन रही हैं जो हमें सुरक्षित रखेंगी, तो इसका मतलब कि वैक्सीन अच्छी है, कारगर है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें ट्रायल और आगे लेकर के जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायल की वैक्सीन है और जो फाइनल वैक्सीन है उसमें फ़र्क है या दोनों
मोटे तौर पे एक ही होती है? नहीं, जो फेज 2 और फेज 3 ट्रायल की वैक्सीन होती है उसमें और फाइनल वैक्सीन में बहुत फर्क नहीं होता। नॉर्मली अगर फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन क्लियर हो गई है, इसका मतलब आपकी वैक्सीन सेफ है, एफिकेसियस है, मीन सुरक्षित है, और वो जितनी एफिकेसी चाहिए, जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए बॉडी को, वो उतनी मिल रही है। अच्छा डॉक्टर स्वाति, ये बताइए कि अभी जो वैक्सीन लोगों को लगेगी, जो भी लगने जा रही है, तो क्या आने वाले 10 साल या 5 साल तक यही वैक्सीन लगती रहेगी, या फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ इस वैक्सीन में भी बदलाव के चांसेस हैं? देखिए, बदलाव के चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर हम कोई भी देखें कि जो बीमारी लंबे समय तक चलती है, समाज में रहती है, और साथ में अगर वो जीवाणु या कीटाणु ऐसा है जो अपनी संरचना को बार बार बदल रहा है, यानी कि वो भी चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने अभी देखा कि स्ट्रेन्स आ रहे हैं और आने वाले समय में भविष्य में और स्ट्रेन्स आ सकते हैं, कोरोना की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी वैक्सीन में संशोधन करने की ज़रूरत होगी, चाहे छोटा मोटा फेरबदल करने की ज़रूरत हो या बड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत हो, ये समय के साथ निर्धारित होगा। डॉक्टर स्वाति, 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, आने वाले टाइम में और भी वैक्सीनों को मिलेगी। ये बताइए, इनमें सबसे बेहतर कौन सी है? लोगों के दिमाग में ये ज़रूर सवाल होगा कि हम ये वाली लगवाएं या इंतज़ार करें बाकी दूसरी लगवाएं। अगर हम स्वदेशी वैक्सीन की बात करें, कॉन्वैक्सिन की बात करें, तो उसमें हम मरे हुए वायरस के कण जो हैं वो शरीर के अंदर डाल रहे हैं ताकि शरीर उसे पहचान ले। तो ये जो पद्धति है, ये हमारी और भी पुरानी पद्धति है, सबसे पुरानी पद्धति है, जिससे कि पहले अगर आप बात करें तो हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इन सभी की वैक्सीन इसी पद्धति से बनाई गई हैं। तो ये ऐसी वैक्सीन है जो हम इतने सालों से बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको लगते देख रहे हैं, और हमने देखा है कि इनका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा होता है, ये कारगर होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हाँ, मुझे लगता है कि स्वदेशी वैक्सीन जो हमारी है वो एक ऐसी तकनीक से बन रही है जो कि बहुत पुरानी तकनीक है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है हमारे लिए। और दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका जो पूरा ट्रायल हुआ है वो भारतीयों के ऊपर हुआ है। हमारी जो पूरी जनता है, जो हमने जो सैंपल लिए हैं, जो हमारे उसके अंदर वॉलंटियर्स हैं, वो सभी भारतीय हैं। तो यहीं के अनुकूल जो हमारे इस वक्त वातावरण है उसी में इसको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे जो फैक्टर्स हैं वो उसको थोड़ा एडवांटेज देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो सभी वैक्सीन्स के ट्रायल्स अभी केवल फेज 3 तक ही हुए हैं, उसके आगे के ट्रायल्स अभी सबके होने बाकी हैं। तो कुछ चीज़ें आने वाले समय में भी उजागर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम कहें तो आज सभी वैक्सीन्स अच्छी हैं, सभी कारगर होंगी, और सभी जो हैं साइड इफेक्ट्स कुछ खास नहीं दिखा रही हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल से सबके लिए सुरक्षित है, और जो आपको मिल जाए मैं तो कहूँगी वो लगवा लेनी चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन जो वैक्सीन लगने का प्रोसेस है, डोज कितनी लगेंगी या कितनी क्वांटिटी होगी, तो ये डोजिंग के बारे में बताइए कि ये कितने कितने दिन पे लगेंगी। पहली डोज अगर 1 तारीख को लगेगी तो दूसरी डोज कितने दिन बाद लगेगी, और कितनी क्वांटिटी बॉडी के अंदर इसकी इंजेक्ट की जाएगी। जब भी हम वायरस को, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस या किल्ड वायरस को, एंटीजन को बॉडी के अंदर हम इनॉकुलेट करते हैं, वैक्सीन के रूप में डालते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से डालते हैं, तो बॉडी के अंदर वो एक इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। वो हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जो मेमोरी सेल्स हैं, जो एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली सेल्स हैं, उनको इंड्यूस करता है। तो वो पहले प्राइमिंग होती है, वो इंडक्शन करता है, तो लो लेवल पे इंडक्शन होता है। तो उससे हमारे अंदर इम्यूनिटी तो आ गई, लेकिन वो इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो हम बीमारी से लड़ सकें, उससे बचाव। यानी मोटे तौर पे जब पहली डोज लगेगी तो वो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन पैदा करेगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, उससे आप नहीं लड़ सकते। प्राइमिंग हो गया, समझ लो कि बॉडी को हाँ अडेप्ट कर दिया है, बॉडी के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, एंटीबॉडीज कुछ बन गई हैं, लेकिन एंटीबॉडीज इतनी मात्रा में नहीं है कि अगर आपको नेचुरल बीमारी हो जाती है तो उसको आपसे बचा सकें। तो होता क्या है, सेकेंड डोज हम 4 हफ्ते बाद देते हैं कि पहले फेज में मानते हैं कि 3-4 हफ्ते में कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई हैं, लेकिन सेकेंड डोज बोलते हैं उसको, हम बूस्टर डोज बोलते हैं, उसका नाम ही बूस्टिंग, मतलब पहले इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करना, बड़ा करना उसको। तो वो सेकेंड जो बूस्टर डोज होती है उससे जो हमारी एंटीबॉडी, जो पहले हमारी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, दूसरी डोज देके उसको और ज्यादा मेमोरी सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ जाएगा, उनकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। पहली बार में क्या था कि हो सकता है उसकी जो एंटीबॉडीज बनी है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ना करें, लेकिन जब दूसरी डोज देते हैं तो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, मेमोरी सेल्स बढ़ेंगी, टी सेल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, बूस्टर रिस्पॉन्स होगा। और जब सेकेंड डोज के बाद कभी अगर नेचुरल इन्फेक्शन होता है आपको, तो आपके अंदर इतनी सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडी जबकि बॉडी में है कि अगर बीमारी होती है तो बीमारी से रोकने के लिए आपके बॉडी में क्षमता है, आप बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, मान लीजिए पहली डोज मैंने लगवाई कोविड की, टीके की पहली डोज लगवा दी, 10 दिन के बाद मुझे कोविड हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए?
क्या मुझे दूसरी डोज लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में दूसरी डोज नहीं लगवानी चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए ठीक होने का, क्योंकि स्वाभाविक तौर से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो आपके शरीर एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ऐसी स्थिति में आपको सेकेंड डोज लेने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं देखिए, अब क्या है कि हम 2 डोजेज़ में वैक्सीन लगा रहे हैं। जब हम पहली डोज वैक्सीन की लगाते हैं, अभी जिन वैक्सीन को स्वीकृति मिल चुकी है, अगर हम उनका डेटा देखें, जो शोध कार्य उनके आए हैं, अगर हम वो देखें, तो फाइजर का कहना है कि अगर हम पहला टीका आप हमारे वैक्सीन का लगाते हैं तो उसके 10 दिन के बाद से आपके शरीर में एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं और एक टीका आपको 52.4% तक आपको सुरक्षा देता है। तो 100% नहीं दे रहा, आपको 52 दे रहा है, और वो भी 21 दिन के बाद वो कहते हैं कि धीरे धीरे एंटीबॉडीज कम होने लगती हैं, इसलिए हमें सेकेंड बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी अच्छे से समझाया कि हमें एक डोज और लगानी पड़ेगी ताकि हम अच्छे लेवल पर पहुँच जाएँ। वहीं ऑक्सफोर्ड का कहना है कि अगर आप हमारी एक टीका लगवाते हैं, पहला शॉट लगवाते हैं, तो आपको पहले शॉट से लगभग 70% तक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबे समय नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपको लगभग 3 हफ्ते के बाद या 12 हफ्ते के बाद, उन्होंने 3 से 12 हफ्ते में बीच में अलग अलग स्टडीज करी हैं, उस समय पर आपको दूसरा टीका लगवाना है। मोटे तौर पे ये क्लियर नहीं है कि ये जो वैक्सीन लग रही है हमें कितने दिन तक बचाएगी। हाँ। मोटे तौर पे क्लियर नहीं। मोटे तौर पे इतना क्लियर है कि लगभग 1 साल से लेकर 2 साल तक जो हम मैथमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, प्रोराटा बेसिस पे कर रहे हैं, प्रोजेक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं कि तब तक रह सकता है, बट 1 साल मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 साल हो सकता है। लेकिन हमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम स्वाइन फ्लू की बात कर रहे हैं, उसमें हमें हर 1 साल पे लगवानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहली डोज किसी ने लगवाई और उसको कोई साइड इफेक्ट आया, कुछ भी अगर उसको शरीर में दिक्कत हुई, तो ये दिक्कत क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? पहला सवाल। दूसरा कि ये दिक्कत जब भी उसको आए तो उसको करना क्या चाहिए? देखिए, बहुत आसान सा है। अगर मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी बता भी रहे थे डॉक्टर साहब कि अगर आपको जहाँ इंजेक्शन लगाए वहाँ दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, या किसी को हल्का बुखार हो रहा है, या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, या आपको उल्टी दस्त जैसा महसूस हो रहा है, अगर 2-3 दिन के लिए आपको ऐसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। अमूमन तौर पर जो भी टीकाकरण होता है उसके साथ ये परेशानियाँ होती हैं, और हमने देखी भी हैं। ज़्यादातर जो लोग इंजेक्शन लगवा चुके हैं वो सभी जानते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां और दिक्कतें इससे होती हैं। अगर थोड़ी बहुत है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप एक क्रोसिन की गोली ले सकते हैं अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है ऐसे समय में, और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी दिखती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि गफलत जैसी स्थिति में हम आ रहे हैं, या हमारा बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, या हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जो है हमारे शरीर में चकत्ते आ गए हैं, हमें एलर्जी हो रही है, ऐसी कोई परेशानी अगर किसी को होती है तो ज़रूर उन्हें उस वक्त जो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी अस्पताल जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर के संपर्क में आना है, क्योंकि इससे आगे का निदान उसी के पास है। वही जो है ये बता सकेंगे कि क्या ये वैक्सीन की वजह से है, कोई और बीमारी है, और ऐसी स्थिति में आपको क्या। तो इन्हीं साइड इफेक्ट को रोकने के लिए जो हम लोग बात करते हैं कि हमें वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटे तक वेट करना है, ऑब्जर्वेशन में रूम में रहना है, सो दैट अगर कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, कोई सीरियस रिएक्शन अगर ऐसी होती है तो टाइमली उसको मैनेज किया जा सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट की बात यह है कि जो ब्रांड आपने वैक्सीन का लगवाया, पहली डोज लगवाई है, सेकेंड ब्रांड उसी डोज का लगवाना चाहिए, क्योंकि सबकी टेक्नोलॉजी। अगर पहली कोवैक्सीन लगवाई तो मैं उसकी बूस्टर डोज किसी और कोविशील्ड नहीं लगवा सकते, आपको कोवैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अगर आपने मॉडर्ना लगवाई तो मॉडर्ना की सेकंड डोज लगवाओगे, अगर आपने फाइजर लगवाई तो फाइजर की लगवाओगे, आपने जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई है, जाइडस लगवाई है, जो वैक्सीन की फर्स्ट डोज होगी सेकंड डोज उसी की वैक्सीन, क्योंकि बिकॉज दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों को काम करने का तरीका अलग है। कुछ प्रोटीन के रूप में जाती हैं, कुछ आरएनए के रूप में जा रही हैं, कुछ होलसेल वायरस के रूप में जा रही हैं। तो बॉडी को जो इम्यूनोजेनिसिटी स्टार्ट करती हैं तो बूस्टिंग का इफेक्ट जब ही आएगा जब आप सेकेंड डोज सेम मैन्युफैक्चरर से लगवाएंगे। डॉक्टर गुप्ता, 2 डिग्री तापमान से लेकर 8 डिग्री तापमान के बीच में कहा गया है कि इन वैक्सीन को रखना चाहिए। भारत में बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, बहुत सारी जगहें ओपन हैं। मान लीजिए वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तापमान से अलग रखी जाती है, तो क्या ये शरीर पे काम करेगी या नहीं करेगी, और क्या इसकी क्षमता पूरी तरह से जैसे बताई गई है वैसे ही रहेगी या घटेगी बढ़ेगी?
बिल्कुल, तो एक बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि हर वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी के लिए कुछ हम पदार्थ डालते हैं, जैसे एडजुवेंट बोलते हैं, वो जिलेटिन हो सकता है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकती है, तो उनको डालते हैं कि इससे वैक्सीन स्टेबल रहे। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर डिसाइड करते हैं जिसपे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम उसकी लाइफ को बना सकें वैक्सीन को। तो जो हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, इवन जो और हमारे फेजेज में डेवलप हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक हो, चाहे डायडस हो, जो इंडियन जो कंपनी में आने वाली, इंडियन बाजार में आने वाली है, इन सारी वैक्सीन को हमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। जो हम बात करते हैं बाहरी वैक्सीन की, मॉडर्ना वैक्सीन है उसको -20 पे रखना है, जो हमारी फाइजर है उसको -70 डिग्री पे रखना है। लेकिन इन वैक्सीन के सबके साथ एक कंडीशन भी है कि जैसे 2 से 8 डिग्री वाली वैक्सीन है, उसको अगर रूम टेम्परेचर पर हम अगले 5 दिन तक भी रखते हैं तो वो खराब नहीं होगी। ऐसे मॉडर्ना को भी हम अगर 1 दिन तक रूम टेम्परेचर रखते हैं तो खराब नहीं होगी। तो लेकिन अगर ये वैक्सीन कम टेम्परेचर पर रख दी, जैसे 2 से 8 डिग्री वाली है, हमने उसको 0 या 0 से कम पे रख दिया, तो उसको हम फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट बोलते हैं, फ्रीज हो जाएगी वैक्सीन। तो उस टाइम क्या होगा, उस वैक्सीन की एक तो एफिकेसी, मतलब जो क्या बोलते हैं उसके रोग गुणवत्ता होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कैपेबिलिटी, हाँ, क्षमता कम हो जाएगी। और दूसरा उसका क्या होगा कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं लोकल, कि अगर हमने फ्रीज वैक्सीन को दोबारा डाइल्यूट करके दोबारा बाहर रख के पिघला के लगा दिया तो वहाँ पे लोकल पेन, स्वेलिंग और कोल्ड अपसेट बनने के चांस हो जाते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर अगर ज़्यादा लंबे, हमने 8 से ऊपर 15, 20, 25 पे लगातार 4-5 दिन रख दी, या 25-30 पे लगातार 2-3 घंटे के लिए रख दी, तो उस टाइम भी क्या होगा उस पर कि उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी और साइड इफेक्ट के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो एक अच्छी बात क्या है, जो आजकल जितनी वैक्सीन आ रही हैं उन सब में वैक्सीन बैल मॉनिटर लगा हुआ होता है, उसमें कलर कोडिंग होती है, जैसे ही टेम्परेचर का कुछ दुष्प्रभाव होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हेल्थ केयर वर्कर है वो पूरा ध्यान रखता है कि जो आपको वैक्सीन लगाई जा रही है वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बिल्कुल सही रूम टेम्परेचर पर रखी गई हुई है और उसकी एफिकेसी जैसा बताते हैं वैसी ही है। अच्छा डॉक्टर स्वाति, वैक्सीन लगने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या ऐसा है कि अब वैक्सीन लग गई अब कोई टेंशन नहीं, अब पूरी दुनिया अपनी, तो सावधानियां क्या रखनी चाहिए? जो लोग भी वैक्सीन लगवाने जाएं उनको आगे किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपने पहली डोज वैक्सीन की लगवा भी ली है तो भी आपको अभी वो सारे एहतियात रखने की ज़रूरत है जो कि अभी हम इतने समय से रखते आ रहे हैं। यानी कि आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, सामाजिक दूरी रखने की ज़रूरत है, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, ये आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये है कि पहली बात तो ये कि अभी वैक्सीन ट्रायल्स में हमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग रही है वो दूसरे को संक्रमण पास ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर मुझे वैक्सीन लगी है तो मैं खुद को सुरक्षित कर रही हूँ, पर मैं शायद आपको सुरक्षित नहीं कर पाऊंगी। तो ये अभी सिर्फ एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में थोड़ा सा डेटा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 27% तक ये ट्रांसमिशन को रोक सकती है, लेकिन अभी बाकी ट्रायल्स में हमें क्लियर नहीं है कि ट्रांसमिशन रुकेगा या नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लगने के बाद भी, फर्स्ट डोज के बाद भी आपको ये 100% सुरक्षा नहीं दे रही है, केवल आपको सेकंड डोज कम सुरक्षा, सेकंड के बाद भी आपको 100% सुरक्षा नहीं है। तो ऐसे में ये बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। और तीसरी बात ये भी है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उसमें से अगर हम 70 से 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दें तो ऐसी सिचुएशन में हम डिजीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि वो जैसे अब वायरस है, वो मान लीजिए मैं और आप, हम लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगी, अगर हम बताएं यहाँ पे वैक्सीन लगी है, इन दोनों को वैक्सीन लग गई तो मैं सेफ हो गया, मेरे अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, बिकॉज चेन ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ रुक गया। अगर हम 6 लोग खड़े हैं, 6 लोग में अगर 4 लोगों को वैक्सीन लगी है या 4 लोग जो है इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू या वैक्सीन के थ्रू, तो बीच में जो 2 लोग हैं वो ऑलरेडी हार्ड इम्यूनिटी से प्रोटेक्ट हो चुके हैं। चेन टूट गई है। और ऐसे में क्या होता है, वायरस को शरीर चाहिए, नया शरीर चाहिए जिसमें कि वो जाके अपना राज्य बना ले। और अगर उसे ऐसा, वायरस को ये लगा कि आसपास तो सब लोग वैक्सीनेटेड है, सबको इम्यूनिटी है, तो वो वायरस को फिर नया शरीर नहीं मिलता है पनपने के लिए, और ऐसे में धीरे धीरे वायरस क्षीण होने लगता है। वायरस की जो अपनी शक्ति होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और इसी तरह से हमने देखा है कि जैसे पोलियो को हमने कैसे गायब करा, स्मॉल पॉक्स, ये सब हमने हर्ड इम्यूनिटी, सामूहिक इम्यूनिटी के द्वारा ही इनको दुनिया से जो है इनका जो है लुप्त कराया इनको, या इनको ऐसी बीमारी बना दिया है कि बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि बच्चों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, बच्चों पे क्या कहना चाहेंगे? तो अभी तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं वो यंग एडल्ट्स में हुई हैं, 18 साल से ऊपर के लोगों में किया गया है, और प्लस जो 50 साल से ऊपर इनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको देखा गया है। अभी बच्चों में स्टडी नहीं हुई है, बच्चों में स्टडीज़ कुछ समय में स्टार्ट होने वाली हैं, कुछ जगह स्टार्ट हो भी गई हैं कुछ देशों में, और शायद अगले 5-6 महीने हमें उन स्टडीज़ के रिजल्ट मिल जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम इस साल के अंत से पहले बच्चों में भी वैक्सीन देना शुरू कर देंगे और
यही आशा है हम सबकी। ये थे हमारे साथ वो विशेषज्ञ जो हर सवाल का जवाब दे रहे थे। आपके दिल में या दिमाग में जब भी कोई सवाल आए तो ये ज़रूर सोचिए कि ये सवाल किसी विशेषज्ञ की तरफ से आ रहा है या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आ रहा है जिसे इस विज्ञान या इस तकनीकी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। कुल मिला के विशेषज्ञों का कहना है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आप बेफिक्र होकर जब भी सरकार आपको बुलाए आपको सरकार के पास जाना चाहिए, उस व्यवस्था के पास जाना चाहिए और इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाना चाहिए। तभी शायद इस महामारी पर धीरे धीरे हम कंट्रोल कर पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।